नाउ हम लोग चैप्टर नंबर 5 ले रहे हैं एसपी का, जिसका नाम डिपॉजिट्स है। ये यूनिट्स 3, 4, 5, एक्चुअली चैप्टर 3, 4 और 5 मिलकर 24 मार्क्स कंपलसरी और 35 मार्क्स विद ऑप्शन ये पेपर में आएगा। सो एक रिवाइज करते हैं। तुम्हारा कोई भी आंसर रहेगा, सबसे पहले तो व्हाट आर डिपॉजिट्स में ले रहा हूँ, लेकिन कोई भी क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में तो तुम क्या करोगे, शुरू करोगे ए बी सी, जो यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वैसे। पहले तुम लिख सकते हो ब्रैकेट में सेक्शन 73 to 76 ए है, लेकिन तुम्हारे लेवल पे 73 to 76 लिखा तो भी चलेगा। सबसे पहले स्टार्ट करने का इंट्रोडक्शन है। इसका एक सिंपल लॉजिक है। बैंक में तुम एफडी जमा करते हो, ठीक है ना, बैंक में। तो कंपनीज को एक समय ये अलाउड नहीं था। कंपनीज ने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को कि उनको भी पब्लिक से डिपॉजिट लेने का परमिशन दिया जाए। गवर्नमेंट ने स्टडी किया ये सब चीजें, और जो पुराना कंपनीज एक्ट में सेक्शन 58A और 58B जोड़ा, जिसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को अलाउड किया गया था। वक्त के साथ साथ ये बदला। अभी जो हम देख रहे हैं वो पब्लिक डिपॉजिट्स के जो नए कायदे हैं एज पर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। सो पब्लिक फिनेंस या पब्लिक डिपॉजिट्स एक प्रकार का शॉर्ट टर्म लोन है जो एक कंपनी पब्लिक से लेती है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट सोर्स, एक जरिया है कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म पैसा लेने का। जो कंपनी डिपॉजिट्स लेती है डिपॉजिट होल्डर से, और इन रिटर्न उनको इंटरेस्ट देती है। पब्लिक से ही नहीं, वो शेयर होल्डर से भी ले सकती है विद सम लिमिटेशंस। सारे के सारे कंपनी नहीं ले सकते, जैसे गवर्नमेंट कंपनी मेंबर से पैसा नहीं ले सकते। बाकी कंपनीज कुछ शेयर होल्डर से भी ले सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन से पब्लिक डिपॉजिट एक ऐसा जरिया है फंडिंग का, जो एक कंपनी यदि एलिजिबल हो या नहीं हो तो कहाँ से पैसे ले सकती है वो हम देखेंगे। लेकिन मेन दो जरिए हैं जहाँ से पैसे लिए जा सकते हैं, पब्लिक और शेयर होल्डर्स, ठीक है। इसमें प्राइवेट कंपनी रहे तो डायरेक्टर से भी ले सकते हैं और उनके रिलेटिव से भी ले सकते हैं। अभी ये तुम्हारा ए इंट्रोडक्शन होगा। तुम मीनिंग में भी जोड़ सकते हो बी, कि पब्लिक डिपॉजिट इज अ शॉर्ट टर्म लोन व्हिच द कंपनी टेक्स फंड्स फ्रॉम द डिपॉजिट होल्डर्स, इन रिटर्न इट गिव्स इंटरेस्ट। ऐसा मीनिंग होगा तुम्हारा बी। सी तुम्हारा डेफिनेशन तुम बोल सकते हो, जो कि चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। सो ये चैप्टर नंबर 5 में डेफिनेशन नहीं दिया है, बट तुम वहां से यूज कर सकते हो। मतलब तुम्हारा डिपॉजिट का कोई भी आंसर आए जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस, तो तुम ये डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन जरूर डाल देना। सो डेफिनेशन में क्या बोलोगे, क्या बोला है, डिपॉजिट्स इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी फॉर्म अदर फॉर्म बाय अ कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड कैटेगरीज। दो चीजें हैं। सो कोई भी प्रकार का रिसीट, ठीक है ना, कोई भी रिसीट जो कंपनी को पब्लिक से मिलता है या शेयर होल्डर से मिलता है, लेकिन कुछ चीजें छोड़कर। मतलब ऐसा बोला है कि सब कुछ अदर देन दी 17 कैटेगरीज जहां से डिपॉजिट काउंट नहीं होगा, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये डेफिनेशन को मैंने स्प्लिट करके 3 पार्ट में बांटा है। पहला, ये जो डेफिनेशन है इसको एक्सप्लेन किया है 3 पार्ट्स में। सो लेट अस कम टू द फर्स्ट पार्ट। क्या है कि डिपॉजिट रिसीट है कंपनी के लिए, किस चीज का, पैसे का। कैश में मिलता है, काइंड में नहीं हो सकता। इट्स अ शॉर्ट टर्म लोन जो कंपनी को मिलता है। कहाँ से मिलता है, पब्लिक या मेंबर से। फिर उस पे कंपनी क्या देती है, ब्याज। और ऐसे 17 कैटेगरीज है जहां से कंपनी डिपॉजिट नहीं ले सकती, ठीक है ना। या वो कैटेगरीज ऑफ कंपनीज है जो पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकते। वो हम देखेंगे कौन कौन से कैटेगरीज है उसमें से। कैनॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, कैनॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट। ऐसे तो 17 कैटेगरीज है, बट तुम्हारे नोट्स में 4 कैटेगरीज दिए हैं जिनको अलाउड नहीं है। सो सबसे पहला कैटेगरी है बैंकिंग कंपनी।
सी वो पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकती बट एफडी तो ले सकती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये लोग खुद ही फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स डिपॉजिट तो है इनके पास। सॉरी, एक्सक्यूज मी। सेकंड, एनबीएफसी। एनबीएफसी वो टाइप की कंपनीज है जो कर्जा देते हैं बट पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकते, जैसे बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, ठीक है। हाउसिंग फाइनेंस वो कंपनी है जो हाउसिंग बोल सकते हैं, हाउस के लिए कर्जा देते हैं। मैंने पहले बोला था एचडीएफसी में कंफ्यूज मत करना, एचडीएफसी में दो है, एक एचडीएफसी लिमिटेड है जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी घर के लिए कर्जा देती है, और एचडीएफसी बैंक वो है जो डिपॉजिट पब्लिक से एक्सेप्ट करती है और कर्जा देती है अलग अलग शॉर्ट टर्म, बट हाउसिंग लोन छोड़ के, क्योंकि हाउसिंग लोन के लिए एचडीएफसी है। दोनों अलग कंपनीज है, दोनों के सिस्टम्स अलग है, इंटीग्रेटेड नहीं है दोनों कंपनीज, और दोनों कंपनीज के शेयर्स शेयर बाजार में बिकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई नोटिफाइड प्रोविडेंट फंड और ये सारे के लिए पब्लिक डिपॉजिट नहीं है। सो नेक्स्ट में आते हैं, अभी भी हम देख रहे हैं जो इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन है वो बोलता है कि कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकता ये छोड़ के। इन सिंपल से चीजें हैं, तुम्हारे पास डिपॉजिट के लिए एलिजिबल पब्लिक कंपनीज, सिर्फ पब्लिक से तुमको कर्जा लेना है तो दो ही जन को अलाउड है, एक है एलिजिबल पब्लिक कंपनी और एक है गवर्नमेंट कंपनी। सो सबसे पहले बाकी लोग इससे ले सकते हैं, शेयर होल्डर से ले सकते हैं। सो फॉर द कंपनी टू बिकम एलिजिबल टू टेक मनी या डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए एक कंपनी का नेटवर्थ 100 करोड़ होना जरूरी है। 100 करोड़ नेटवर्थ मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, ये कंपनी का नेटवर्थ होगा, ठीक है। पहले 1 करोड़ था पुराने कंपनीज एक्ट में, अभी ये 100 करोड़ कर दिया है। मतलब जो भी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल और जो रिजर्व्स है वो 100 करोड़ से कम है, तो वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं है। सॉरी, वो ऐसा भी हो सकता है कि पब्लिक लिमिटेड हो, शेयर कैपिटल 50 करोड़ हो, तो पब्लिक डिपॉजिट के लिए वो एलिजिबल नहीं है, मतलब वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, शेयर होल्डर से ले सकती है। और दूसरा टर्नओवर 500 करोड़ है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन क्लियर हो जाता है तो वो कंपनी एलिजिबल बन जाती है। एलिजिबल मतलब इट कैन टेक मनी, इट कैन टेक लोन फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनने के लिए दो में से कोई भी क्राइटेरिया तुमने पास किया तो तुम एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन जाओगे। पहले तुम्हारा नेटवर्थ दैट इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व 100 करोड़ के ऊपर चाहिए, या तुम्हारा टर्नओवर 500 करोड़। सो यहाँ तक तुम्हारा बेसिक लेवल पे था। अपन अभी क्या करेंगे, बाल भारती में जाएंगे और देखेंगे, ये मैंने बता दिया, एक्सेप्टेंस बता दिया, एक्सेप्टेंस डिपॉजिट, ये अच्छा चार्ट दिया तो जरूर ड्रॉ कर लेना। जो मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर से जो पैसा ले सकती है, जो पब्लिक से ले सकते हैं। पब्लिक से लेने के लिए दो ही कंपनी एलिजिबल है, एक एलिजिबल पब्लिक कंपनीज और एक गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी पब्लिक से ले नहीं सकता। एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है, जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ के ऊपर है या टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो एलिजिबल बन जाएगी। सो एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से 25% मतलब 100 करोड़ का नेटवर्थ है तो 25 करोड़ तक कर्जा ले सकती है। गवर्नमेंट कंपनी मेंबर से मतलब शेयर होल्डर से नहीं ले सकती बट पब्लिक से ले सकती है विथ टू द एक्सटेंट ऑफ 35%, मतलब 100 करोड़ का शेयर कैपिटल और रिजर्व रहा गवर्नमेंट कंपनी का, 35% तक ले सकती है। और जो शेयर होल्डर से जिसको अलाउड है वो है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है, ठीक है, जो शेयर होल्डर से 100% तक ले सकती है। मतलब उनका शेयर कैपिटल भले ही 20 करोड़ हो तो पूरा का पूरा 20 करोड़, 20 करोड़ तो शेयर कैपिटल जो मेंबर्स ने खरीदा शेयर्स, लेकिन जो कर्जा ले सकती है पब्लिक डिपॉजिट का 100% ले सकती है, और जो नवे स्टार्टअप्स है उनको तो 100 करोड़ से भी ज्यादा लेने का परमिशन है। पब्लिक कंपनीज जो पब्लिक लिमिटेड है बट एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, क्योंकि 100 करोड़ से कम उसका शेयर कैपिटल और रिजर्व रहा या टर्नओवर 500 करोड़ से कम रहा तो वो पब्लिक लिमिटेड है बट पब्लिक डिपॉजिट के लिए एलिजिबल नहीं है। वो मेंबर से 25% तक ले सकती है।
सो प्राइवेट कंपनी का एक एडवांटेज है कि वो 100% जो मेंबर्स है, डायरेक्टर्स है या रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर से ले सकती है। पब्लिक कंपनी जो 25% फ्रॉम दी शेयर होल्डर्स ले सकती है। और एलिजिबल पब्लिक कंपनी को दो जगह है, पब्लिक से भी ले सकती है और शेयर होल्डर से भी ले सकती है। सिर्फ फर्क यह है कि पब्लिक से उसका जो शेयर कैपिटल और रिजर्व का 25% और जो शेयर होल्डर से 10% तक ले सकती है। ठीक है। सो हम अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आएंगे। ये अभी जो था व्हाट इज डिपॉजिट, एबीसी तुमको हर जगह पे लिखना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैंने बता दिया है। प्राइवेट कंपनी 100% ले सकती है, किससे? मेंबर जो कि शेयर होल्डर्स है, डायरेक्टर से या रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर से, ठीक है ना, ये तीन से। और स्टार्टअप रहा तो मोर देन 100% तक उसको अलाउड रहेगा, किसको? स्टार्टअप रहा तो। सो कंपनीज जो अदर देन एलिजिबल कंपनीज है उसको कितना है? 25% है। और इफ इट्स एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी तो मेंबर से कितना? 10%। ठीक है, ये 10% आएगा। और पब्लिक से 25% ऑफ व्हाट? जो उनका शेयर कैपिटल और रिजर्व है। फिर गवर्नमेंट कंपनी कितना ले सकती है? 35%। नाउ जो पीरियड है ऑफ डिपॉजिट, इसके दो भाग है। 99% कंपनीज जो डिपॉजिट लेती है उसका मिनिमम टाइम फ्रेम होगा 6 मंथ्स, ठीक है, मिनिमम 6 महीना, और मैक्सिमम 3 साल, मतलब 36 महीना। ठीक है, ये नॉर्मल पब्लिक डिपॉजिट के लिए। लेकिन तुमको इमरजेंसी फंडिंग चाहिए फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, ये वैसे तो मीडियम टर्म है, लेकिन जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक की भाषा में शॉर्ट टर्म है। 6 और 36 मंथ्स शॉर्ट टर्म पीरियड बोला है। लेकिन इफ यू वांट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, दैट इज 3 मंथ्स, मोर देन 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ से कम तुम किसी भी रूप में डिपॉजिट नहीं ले सकते। बट मोर देन 3 मंथ्स, बट लेस देन 6 मंथ्स के लिए तुमको अर्जेंटली 4-5 महीनों के लिए पैसा चाहिए, तो तुम्हारा शेयर कैपिटल एक 100 करोड़ रहेगा, तो उसका 10% होगा 10 करोड़। 10% तक तुम 3 और 6 महीने के बीच में पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हो। बट ये अवॉइड करती है कंपनी, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट तो है ही। ठीक है। सो ये तुम्हारा टाइम फ्रेम था। टाइम फ्रेम दो है, मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 36 महीना, और इमरजेंसी में मिनिमम 3 महीना और मैक्सिमम 6 महीना। ठीक है। बट उसमें लिमिट है, सिर्फ 10% तक ले सकते हैं। नो डिमांड डिपॉजिट, जैसे तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट है, तुम पैसा डालते हो, कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, सेविंग्स और करंट अकाउंट डिमांड डिपॉजिट माना जाता है। ये डिमांड डिपॉजिट नहीं है कि जब चाहे डिपॉजिट होल्डर तुमसे पैसा मांगे, वो लॉक हो जाता है उतने टाइम फ्रेम के लिए। हाँ, कंपनी समय से पहले लौटा सकती है, उसके कायदे आने वाले हैं। अगेन तुम्हारा डिपॉजिट सिक्योर्ड हो सकता है या अनसिक्योर्ड हो सकता है। अनसिक्योर्ड है मतलब, जैसे रिलायंस कंपनी, उसको सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं, पब्लिक को वैसे भी भरोसा है। लेकिन जो नया कंपनी है या जिसका ब्रांड बना हुआ नहीं है, वो क्या कर सकता है? अपने डिपॉजिट को इश्यू करते समय पब्लिक को सेफगार्ड बोल सकता है कि हम गिरवी कर रहे हैं, मतलब हम ब्याज नहीं दे पाए या प्रिंसिपल लौटा नहीं पाए, तो तुम हमारा संपत्ति बेच सकते हो। इसके लिए उसको डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है, उसको डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बोलते हैं। ठीक है। मतलब जब ये करने के बाद फिर कंपनी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करेगी, और फिर जब पैसा आएगा उसके 1 महीने के अंदर गिरवी करना पड़ेगा। ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, मैं तुमको एक स्टोरी की तरह सीक्वेंस बताता हूँ कैसे इसको करना है ना। सबसे पहले कंपनी जो सोचती है कि जिसको डिपॉजिट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म तो बाद में आएगा। ऐसा सोचो कि सबसे पहले कंपनी को क्या करना है, कंपनी को ऐसा सोचना है कि भाई उनको पैसा चाहिए, तो उनको एडवर्टीजमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट दो न्यूज़पेपर में होगा, एक ऐसा सोचो इंग्लिश और एक हिंदी, या एक इंग्लिश और एक जो लोकल लैंग्वेज है, महाराष्ट्र का है तो मराठी। तुम्हारा सीक्वेंस पड़ेगा टूटे नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट में चलो ये सीक्वेंस तोड़ता नहीं हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म क्या है? जब एक आदमी पब्लिक डिपॉजिट के लिए पैसा देना चाहता है, जैसे कॉलेज में तुमने एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, वैसे डिपॉजिट के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा। उसमें एक डिक्लेरेशन होगा। डिक्लेरेशन होगा कि जो भी डिपॉजिट होल्डर पैसा दे रहा है वो सेविंग से दे रहा है। सेविंग्स के अलावा कोई कर्जा लेके दे रहा होगा तो वो नहीं अलाउड है। सो सेविंग्स, उसका सेविंग्स में से ही दे सकता है। ठीक है, उसमें डिक्लेरेशन देना पड़ेगा डिपॉजिट होल्डर को। जैसे कि घर हस्बैंड वाइफ जॉइंटली नाम पे ओन कर सकते हैं,
वैसे डिपॉजिट्स भी जॉइंटली सब्सक्राइब कर सकते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा 3 लोग तक अलाउड किया गया, 3 से ज्यादा लोग जॉइंटली नहीं सब्सक्राइब कर सकते। वैसे तो मैक्सिमम एक ही आदमी खरीदेगा, बट जॉइंटली अलाउड है, 1, 2 या 3, ऐसे 3 ऑप्शन है। नॉमिनेशन, जब कोई फॉर्म भरता है पब्लिक डिपॉजिट के लिए, जब पैसा देता है तो उसको नॉमिनी भी बोलना चाहिए। नॉमिनी मतलब इन केस मिस्टर ए की डेथ हो जाती है तो पैसा किसको जाएगा? नॉर्मली मिसेज ए को जाएगा, या शादी नहीं हुई तो माता पिता को जाएगा, शादी हुई तो मिसेज या बच्चों के नाम पर वो कर सकता है, भाई बहन के नाम पर कर सकता है। इसको नॉमिनी बोलते हैं, ठीक है। वो बाद में बदल भी सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कब सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट, कंपनी को पहले तो एडवर्टीजमेंट पब्लिक के लिए होता है, और शेयर होल्डर से पैसा लेना है तो सर्कुलर रहता है, कंटेंट लगभग सेम रहता है। तो उसमें क्या क्या रहेगा, जो डिपॉजिट कितना रकम है, कितने टाइम के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कोई कंपनी पर केस तो नहीं चल रहा है, पिछले कुछ साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टेटमेंट, कंपनी के आगे के प्लान्स, पहले कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया था कंपनी ने, ये सब कायदे से डालना पड़ता है। एडवर्टीजमेंट का कंटेंट इज बाय लॉ, और 2 न्यूज़पेपर में देना पड़ता है, एक इंग्लिश जो हेड ऑफिस में सिचुएटेड है, जैसे महाराष्ट्र का मुंबई में, तो लोकल न्यूज़पेपर होगा मराठी, गुजरात में होगा गुजराती। सो एक इंग्लिश और एक लोकल न्यूज़पेपर में ऐड करना पड़ेगा, और वो ऐड का वैलिडिटी होगा जिस तारीख को किया। जैसे फॉर एग्जांपल आज करते हैं मैं, आज के बाद फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? मार्च 31, 2022, उसके बाद 6 महीना, मतलब सितंबर 30, 2022 से पहले जो वैलिडिटी होगा, या तो एजीएम जो अगले साल होगा, दोनों में से जो पहले आता है तब तक वैलिडिटी होगा, ठीक है। और ये एडवर्टीजमेंट कब करेगा? जो ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट है जो कंपनी बनाती है, वो हर एक डायरेक्टर साइन करते हैं, रजिस्ट्रार के पास देते हैं, रजिस्ट्रार के पास देने के बाद 30 दिन के अंदर ये इश्यू हो जाना चाहिए, सर्कुलर या तो फिर एडवर्टीजमेंट। अब क्या होता है, तुमने रजिस्ट्रार के पास तो दे दिया, लेकिन तुम गिरवी रखना चाहते हो क्योंकि तुमको डाउट है पब्लिक विदाउट गिरवी पैसा देगी नहीं, तो तुम क्या करो, डिपॉजिट ट्रस्टी एक या ज्यादा लोग हो सकते हैं, उनको अपॉइंट करो, ठीक है। किसको? डिपॉजिट ट्रस्टी को, और उनके साथ एक एग्रीमेंट करो। उस एग्रीमेंट को डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बोलते हैं। वो एग्रीमेंट एक फॉर्म होता है DPT2, उस फॉर्म में होना चाहिए। जैसे ही वो एग्रीमेंट, जिसको डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बोलते थे, कर लिया तुमने, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड का एग्रीमेंट डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ, उसके बाद 7 दिन के अंदर तुम एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर क्या होता है, छोटे छोटे निवेशक होते हैं जो 20,000 से कम पैसा डालते हैं, उनको स्मॉल डिपॉजिटर्स बोलते हैं। पर कंपनी डूब गई तो उनका इंश्योरेंस होना चाहिए, तो उसको डिपॉजिट इंश्योरेंस बोलते हैं, जो कंपनी ने करना चाहिए, ठीक है। और जैसे डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ में एक एग्रीमेंट किया गिरवी रखने का, जब कंपनी को पैसा मिलता है, वो पैसा मिलने के 30 दिन के अंदर, क्योंकि अभी तक तो पैसा मिला नहीं है तो गिरवी तो होगा नहीं, जैसे पैसा मिलता है उसके 1 महीने के अंदर जो ट्रस्ट डीड में जमीन या बिल्डिंग या मशीनरी जो उन्होंने गिरवी रखने का बोला था, वो 30 दिन के अंदर उनको गिरवी रखना पड़ेगा। और डिपॉजिट इंश्योरेंस तो करवाना ही पड़ेगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस उनका होगा, ठीक है, जिनका रकम 20,000 से कम हो, उनका रकम और इंटरेस्ट दोनों का इंश्योरेंस होता है। हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 के बदलाव हुआ, अमेंडमेंट हुआ, जिसमें डिपॉजिट इंश्योरेंस की को उड़ा दिया गया। फिर अभी जैसे मैंने तुमको बताया था, फ्रिज खरीदते समय स्टार रेटिंग होता है, 5 स्टार मीन्स सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। वैसे ही कंपनी अच्छी है बुरी है, एक आम आदमी जिसके पास जो साइंस का बंदा है, उसको थोड़ी शेयर्स का या प्रॉफिट लॉस का पता होगा। तो ऐसे लोग के लिए यदि इन्वेस्ट करना है तो क्रेडिट रेटिंग दिया है, उसमें 8 रेटिंग्स है, AAA, AA, सिंगल ए, BBB, BBB, C और D। जितना हायर रहेगा, मतलब AAA हाईएस्ट है और ट्रिपल डी और सिंगल डी सबसे वर्स्ट है। तो यदि उसने AAA दिया रेटिंग एजेंसी ने, उसके पैरामीटर्स होते हैं अलग अलग, फिनेंशियल होता है, मैनेजमेंट का होता है, प्रोडक्शन, परचेज, सब चेक करके वो लोग बोलते हैं कि हाँ AAA मतलब सबसे बेस्ट कंपनी है, लौटाने का भी गारंटी है। तो इस प्रकार से क्रेडिट रेटिंग करवाना पड़ता है कंपनी को। और फिर जब लौटाना है, जिस साल को फॉर एग्जांपल 1 करोड़ लौटाना है, 1 करोड़ का होता है 15%। सो उनको एक अप्रैल 1, सपोजली 2021-22 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस साल दिसंबर में मुझे 1 करोड़ लौटाना है, तो अप्रैल 1 से अप्रैल 30 के बीच में
जो 1 करोड़ लौटाना है उसका 15% होगा 15 लाख, वो 30 अप्रैल तक मुझे बाजू में करके एक डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, और उसका इस्तेमाल जैसे शेड्यूल्ड बैंक जो आरबीआई का है उसमें ही रखना पड़ेगा, उसको इस्तेमाल फ्रीली नहीं कर सकते। ना पब्लिक पैसा देने के लिए आएगी, जैसे ही पैसा देगी तो उनको डिपॉजिट रिसीट दो, क्योंकि कैश देगी तो ठीक है, बट चेक देगी तो 2 दिन क्लियरिंग को लगता है, तो डिपॉजिट रिसीट देना पड़ेगा 21 डेज के अंदर। जैसे ही तुमने डिपॉजिट रिसीट दे दिया, उसके 7 दिन के अंदर कंपनी को एक हेड ऑफिस में रजिस्टर और डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ेगा, वहां पे एंट्री कर लो, ठीक है, रजिस्टर और डिपॉजिट। और हर साल 30 जून से पहले, ठीक है, रिटर्न फाइल करो, उस साल डिपॉजिट के क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए, कितना पैसा आया, कितना ब्याज दिया, ठीक है, कितना लौटाया, ये सब रिटर्न ऑफ डिपॉजिट में रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, उसका इस साल 30 जून तक पूरा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, कितना पैसा आया, कितने लोग हैं, कितना ब्याज, ये सब डिटेल देना पड़ेगा। और वैसे तो इंटरेस्ट मैंने बताया था 12-12.5% होता है, 3 साल के लिए होता है, हर साल इंटरेस्ट देगी। ये आखिरी साल है, दिसंबर को लौटाना है, मई आ गया, कंपनी क्या करेगी, लौटाने से पहले, यदि समय से पहले लौटाना है तो 1% काट के 12.5 के बजाय 11.5% दे सकती है, और अभी पूरा पैसा लौटा सकती है यदि कंपनी को सडनली कैश इनफ्लो हुआ है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट का पॉइंट था। और उसमें राइट टू अल्टर द टर्म्स एंड कंडीशन, राइट टू टर्म अल्टर द टर्म्स एंड कंडीशन, फॉर एग्जांपल जमीन के बजाय बिल्डिंग गिरवी रख रही है, तो ऐसे कुछ टर्म्स अल्टर कर सकते हैं, बट इससे डिपॉजिट होल्डर की ताकत कम नहीं होनी चाहिए। तुम टर्म्स एंड कंडीशन 12.5 का 13.5% ब्याज दर बढ़ा दो, बहुत कम नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है। और डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी डायरेक्टर या रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स ने जितना कर्जा लिया है वो तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर बताना पड़ेगा। और पनिशमेंट, यदि कायदे टूटे तो पनिशमेंट है, पनिशमेंट कंपनीज एक्ट 2013, डिपॉजिट का अपना अलग से एक्ट है, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिटर्स का एक्ट है, जैसे कि कुछ जगह पे 5,000 रुपए का पेनल्टी प्लस रिटर्न का टाइमिंग क्या है, 30 जून तक, 30 जून के बाद हर डिले हुआ तो हर दिन का 500 रुपए का जो इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, ठीक है, ये मतलब इंटरेस्ट ज्यादा, पेनल्टी हर दिन का चालू हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था जो कि तुम्हारा बोल सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का रिवीजन के तौर पर। अभी हम, याद रखो एग्जाम में जब तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो क्या करने का, ये रिवीजन का लेक्चर देख लेने का, उसके बाद पढ़ाई शुरू करने का ज्यादा आसानी होता है। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। ना पब्लिक से डिपॉजिट के लिए लीगल प्रोसीजर्स क्या है जो तुमको मानने पड़ेंगे। सबसे पहले तो डायरेक्ट डिपॉजिट्स की जरूरत है, ये डायरेक्टर्स को समझेगा, तो पहले बोर्ड मीटिंग बुलाया जाएगा, बोर्ड मीटिंग में 2 फैसले लिए जाएंगे। पहला फैसला होगा कि डिपॉजिट रेस करना है, फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ का 25%, 25 करोड़ रेस करना है, और अल्टीमेट परमिशन देंगे शेयर होल्डर्स कि रेस करना है कि नहीं, शेयर होल्डर से भी पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। डिबेंचर जो कर्जा है वो बिना शेयर होल्डर से पूछे रेस कर सकते हैं, लेकिन यदि पब्लिक डिपॉजिट से तो शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। तो जो बोर्ड मीटिंग है उसमें 2 फैसले होंगे। पहला फैसला होगा कि पब्लिक डिपॉजिट रेज करना है, दूसरा फैसला होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो शेयर होल्डर्स का बुलाना है। फिर उसके बाद ईजीएम बुलाया जाएगा, जो कि दूसरा पॉइंट है होल्डर जनरल मीटिंग। उस मीटिंग में शेयर होल्डर्स आएंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% वोट से पास करेंगे। उसके बाद जैसे पास करेंगे, मतलब डिपॉजिट का परमिशन दे दिया है शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर्स को। अब प्रोसीजर, रियल प्रोसीजर अभी शुरू होगा, इसके लिए बोर्ड मीटिंग दूसरी बार बुलाना पड़ेगा। उस मीटिंग में तुमको ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट बनाना पड़ेगा, जो तुम 2 न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश और एक रीजनल पेपर में डालना चाहोगे, और उसके कंटेंट बाय लॉ होना चाहिए। सो जो बोर्ड मीटिंग होगा, ठीक है, होल्ड बोर्ड मीटिंग,
उस मीटिंग में ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट में हर एक डायरेक्टर साइन करेगा, ठीक है। अब जब डायरेक्टर साइन करेगा एडवर्टीजमेंट, तो भी शेयर होल्डर ने भी परमिशन दे दिया, पैसा आने ही वाला है, तो तुमको बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा जो डिपॉजिट का पैसा रिसीव करेगा। फिर तुमको क्या होता है कि जैसे डिपॉजिट होल्डर को आसानी हो कि आइडेंटिफाई करने का कि रेटिंग क्या है, उसके लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को हायर करो। मैंने बताया था क्रिसिल, इकरा, केयर, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जिसको तुम हायर कर सकते हो, उनको पेमेंट करना पड़ता है, वो आके तुम्हारे बिजनेस के प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, मैनेजमेंट, आगे के प्लान, ये सब देखने के बाद तुमको रेटिंग देते हैं, ठीक है। उसके बाद तुमको गिरवी रखना हो तो डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ एग्रीमेंट करना होगा, एक या ज्यादा। उस एग्रीमेंट को डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बोलते हैं, ठीक है, वो करना होगा। फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस निकालना होगा कि 20,000 से कम डिपॉजिटर्स का पैसा डूबे नहीं, इसके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस निकालना होगा। अभी तुम तैयार हो, तुमने बोलते हैं ना, जैसे कि जिम में जा रहे हो तो उसके पहले तुमने ट्रैक सूट पहन लिया, ठीक है, नहा लिए मस्त, या बिना नहाए गए, सब मशीन्स को सेटअप किया, ऑयलिंग ग्रीसिंग किया, मतलब तुमने प्री स्टार्ट किया। जैसे 12th का पढ़ाई से पहले क्लास के नोट्स, क्लास के वीडियो, तुम्हारा मोबाइल, ठीक है, रजिस्टर, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ठीक है, सब तैयारी कर लिया तुमने। उसके बाद पढ़ाई शुरू होगा। तो उसी प्रकार से ये सब तैयारी करने के बाद कंपनी क्या करेगी, एडवर्टीजमेंट जो ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट जो साइन किया था हर एक डायरेक्टर ने, वो कॉपी सबमिट होगा रजिस्ट्रार के पास। याद रखो, एडवर्टीजमेंट पब्लिक के लिए होता है, सर्कुलर शेयर होल्डर्स के लिए होता है। अभी हम देख रहे हैं टर्म्स एंड जो नहीं, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक है, ये शेयर होल्डर नहीं है, इसलिए कभी भी कहीं पे भी सर्कुलर का नाम नहीं आएगा, सिर्फ एडवर्टीजमेंट का नाम आएगा, ठीक है। सो क्या करो, रजिस्ट्रार के पास सबमिट करो, 30 दिन तक रुको, उसके बाद न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दो, ठीक है। डिपॉजिट ट्रस्टी का तुमने ट्रस्ट डीड का एग्रीमेंट किया तो और 7 दिन रुको, उसके बाद तुम पब्लिक में एडवर्टीजमेंट दो, दो न्यूज़पेपर में, ठीक है। और जैसे ही तुमने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया, दोनों पैरेलली तुम्हारे वेबसाइट में भी इसको अपलोड कर लो, और फिर वेट करो, पैसा आना शुरू हो जाएगा। जैसे पैसा आएगा, जो डिपॉजिट होल्डर को डिपॉजिट रिसीट दो 21 डेज के अंदर, और जैसे डिपॉजिट रिसीट दे दिया, उसके डिपॉजिट रिसीट का जैसे पैसा आया, 30 दिन के अंदर जो तुमने डिपॉजिट ट्रस्ट डीड में गिरवी रखने का बोला था, वो तुम गिरवी रखो, और डिपॉजिट रिसीट दो डिपॉजिट होल्डर को पैसे मिलने के 21 डेज के अंदर। और जैसे डिपॉजिट रिसीट दिया, उसके 7 दिन के अंदर रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स में एंट्री करो। ये रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स हर एक कंपनी जो इश्यू करती है डिपॉजिट, उसको हेड ऑफिस में रखना पड़ता है। ज्यादातर कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में, तो ये हेड ऑफिस में होगा ज्यादातर, ये तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है, ठीक है। फिर एवरी ईयर 30th ऑफ जून, जैसे अभी 30th ऑफ जून 2021 है, तो पिछला फाइनेंशियल ईयर दैट इज 2021 में डिपॉजिट्स के संदर्भ में जो बदलाव हुआ, वो 30 जून तक रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दो। सो ये था तुम्हारा प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, ठीक है। नाउ उसी प्रकार से तुम मेंबर से भी डिपॉजिट ले सकते हो, लगभग सेम प्रोसीजर है जो भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ प्रोसीजर फ्रॉम फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स जो है, सबसे पहले तो तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि मेंबर्स और शेयर, जो मेंबर्स और पब्लिक में सबसे बड़ा फर्क है कि पब्लिक को जब इश्यू करते हो तुम पब्लिक डिपॉजिट, तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे प्राइवेटली तुम सर्कुलर भेज भेज सकते हो। तो अभी मेंबर्स के लिए प्रोसीजर क्या है, फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी है, वो तो पब्लिक में डिपॉजिट पब्लिक से ले नहीं सकती पैसा, तो ऐसे टाइप की कंपनीज जो शेयर होल्डर से पैसा लेना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी जो डायरेक्टर्स या रिलेटिव से भी ले सकती है, तो उसको भी प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ता है। प्रोसीजर नंबर 1 क्या है, पिछले की तरह ही सेम है,
बोर्ड मीटिंग बुलाओ, उसमें दो फैसले लो। पहला फैसला होगा डिपॉजिट रेस करने का। दूसरा, वैसे तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा, तो ईजीएम का फैसला होगा। उसके बाद ईजीएम बुलाया जाएगा, जो कि दूसरा है जनरल मीटिंग। ज्यादातर तो ईजीएम में बुलाएंगे, एजीएम में दूसरे भी काम रहते हैं, इसलिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाते हैं। जो एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग होता है, उसमें डिविडेंड अकाउंट्स वो सब चीज देखा जाता है, तो मिक्सअप नहीं कर सकते, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो नॉर्मली ईजीएम बुलाया जाएगा। उसमें शेयर होल्डर 75% करीब वोट करते हैं, तो इसका मतलब शेयर होल्डर ने डायरेक्टर्स को परमिशन दे दिया है शेयर होल्डर से पैसा लेने के लिए। फिर वापस से बोर्ड मीटिंग बुलाया जाएगा, उसमें ड्राफ्ट सर्कुलर बनेगा। एडवर्टीजमेंट पब्लिक के लिए होता है, शेयर होल्डर को सर्कुलर इश्यू होता है। सर्कुलर में जो कंटेंट रहेगा, वो कितना अमाउंट है डिपॉजिट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टेन्योर क्या है, टेन्योर 6 महीना और 3 साल के अंदर होना चाहिए, है ना। उसके बाद ये सब डिटेल्स बाय लॉ है। कंपनी पर कोई केस तो नहीं चल रहा है, पिछले 2-3 साल के जो नफा नुकसान, ये सब बताना पड़ेगा। कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया पहले का डिपॉजिट, ये बताना पड़ेगा। बाय लॉ है सब कंटेंट। तुम लीगल लेवल पे लॉ ने जो बोला है ना कि ये डालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या डालो, अमाउंट क्या डालो, ये सब बाय लॉ तुमको डालना पड़ेगा। तो एडवर्टीजमेंट तो दो न्यूज़पेपर में करना पड़ता है। सर्कुलर या तो तुम स्पीड पोस्ट से भेजो, या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो प्रिंट आउट करने के बाद, या ईमेल भेजो बेस्ट, जो मेंबर्स है उनको। जैसे अप्रूवल आ जाता है और बोर्ड मीटिंग में ड्राफ्ट सर्कुलर तैयार होता है, जिसको हर एक डायरेक्टर साइन करेगा, तो अभी तुम तैयार हो, तो तुमको बैंकर को अपॉइंट करना पड़ेगा, जिससे तुमको पैसा मिलेगा। ठीक है, जिसके पास डिपॉजिट होगा पब्लिक का। उसके बाद तुम क्रेडिट रेटिंग कराओगे अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। फिर यदि तुम गिरवी रखना चाहते हो कुछ संपत्ति पब्लिक डिपॉजिट का पैसा लेने के लिए, तो डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करोगे, जिसके साथ एक एग्रीमेंट होगा, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। ठीक है। नाउ डिपॉजिट इंश्योरेंस निकालोगे सर्कुलर से पहले, 30 दिन पहले, सर्कुलर इशू करने से पहले। ठीक है। फिर नाउ तुम तैयार हो, इस सर्कुलर का कॉपी रजिस्ट्रार के पास सबमिट करो, 30 दिन वेट करो। उसके बाद तुम सर्कुलर भेज सकते हो शेयर होल्डर्स को, या डायरेक्टर्स को, या रिलेटिव्स को। और पैरेलली तुम इस सर्कुलर को वेबसाइट में अपलोड कर दो। करेक्ट। और जैसे ही ये सब प्रोसीजर हो गया, अब लोग पैसा देना शुरू करेंगे, तो लोगों से पैसा जमा करो। जैसे जमा किया 21 डेज के अंदर रिसीट दे दो, डिपॉजिट रिसीट। जैसे पैसा आ गया 30 दिन के अंदर, जो संपत्ति गिरवी रखना चाहते थे एज पर डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, वो गिरवी रख दो, जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी। ठीक है ना, टेंजिबल एसेट होना चाहिए, इंटेंजिबल नहीं हो सकता, गुडविल कॉपीराइट नहीं हो सकता। ठीक है। सो ये होने के बाद, जैसे ही मतलब पैसा आया 21 डेज के अंदर रिसीव दो। जैसे ही पैसा आया 30 दिन के अंदर गिरवी रखो। डिपॉजिट रिसीट जैसे ही दिया, उसके 7 दिन के अंदर रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स में एंट्री कर लो। और हर साल 30 जून से पहले एक रिटर्न फाइल कर दो। ये तो ऑनलाइन रिटर्न फाइल होगा, और इन्फॉर्मिंग अबाउट डिपॉजिट्स, और उसमें जो पैसा आया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब सारा इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को, आरओसी को देना पड़ेगा 30 जून तक। सो यहाँ पे ये चैप्टर का रिविजन खत्म होता है।